आज कामाख्या की पहचान भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में होती है। इसलिए ज्यादातर लोग इसकी कहानी सती से ही शुरू करते हैं। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र के मुताबिक दक्ष के यज्ञ में सती के देह त्याग के बाद शोक में डूबे शिव उनका शरीर लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से शरीर को अलग किया और जहां जहां देवी के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या को उस स्थान के रूप में देखा जाता है जहां देवी का योनि भाग गिरा था। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। कामाख्या का सबसे डिटेल्ड जिक्र कालिका पुराण में मिलता है, जिसे हिस्टोरियंस आमतौर पर 10th to 11th सेंचुरी CE का मानते हैं। लेकिन क्या इससे पहले कामाख्या का कोई वजूद नहीं था? यही सवाल हिस्टोरियंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को असम के पुराने रिलीजियस ट्रेडिशंस की तरफ ले गया। वहीं से पता चलता है कि कामाख्या की पवित्रता की कहानी पौराणिक टेक्स्ट से शुरू नहीं होती। एक थ्योरी जिसे लिंग्विस्टिक रिसर्चर्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई हिस्टोरियंस काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये थ्योरी खासी लैंग्वेज से जुड़ी है। उनके मुताबिक कामाख्या शब्द का संबंध का मेखा से हो सकता है, जिसका अर्थ होता है द मदर हु गिव्स बर्थ। खासी, रबा और कुछ जैसे इंडिजिनियस समुदाय इस जगह को जन्म और फर्टिलिटी की शक्ति के रूप में देखते हैं। उनकी आस्था का केंद्र किसी भव्य मंदिर या मूर्ति पर नहीं, बल्कि प्रकृति के उस रूप पर था जो जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से कई रिसर्चर्स कामाख्या को भारत की सबसे पुरानी फर्टिलिटी ट्रेडिशन से भी जोड़कर देखते हैं। बाद में जब शाक्त ट्रेडिशन इस रीजन में मजबूत हुआ, पुराने बिलीफ्स को बदला नहीं गया, उन्हें एक नए धार्मिक फ्रेमवर्क के साथ जोड़ दिया गया। शायद इसीलिए कामाख्या की हिस्ट्री किसी एक ग्रंथ कहानी में सिमटकर नहीं देखी जा सकती। कामाख्या की सबसे अलग बात उसकी कहानी नहीं, उसका गर्भागृह है। भारत के लगभग हर बड़े मंदिर में किसी देवी या देवता की मूर्ति होती है, लेकिन कामाख्या में आपको माँ कामाख्या की कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। गर्भागृह में सिर्फ एक प्राकृतिक योनि आकार की शिला है, जिसके बीच से एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग का पानी लगातार बहता रहता है और आज भी इसी शिला की पूजा की जाती है। बाद में इसी प्राकृतिक योनि को शाक्त फिलॉसफी ने और गहरा अर्थ दिया। योनि सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, क्रिएशन और फेमिनाइन एनर्जी का केंद्र बन गई। दर्शन के लिए आज भी सीढ़ियां उतरकर एक प्राकृतिक गुफा जैसी जगह में जाना पड़ता है, जहां अंदर से लगातार जल निकलता रहता है, जिसका फ्लो कभी रुकता नहीं। इसी नेचुरल स्प्रिंग ने कामाख्या को एक लिविंग श्राइन की पहचान दी। इसी प्राकृतिक योनि को बाद में पौराणिक ट्रेडिशन के साथ जोड़ा गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है। हिस्टोरियंस इस कहानी को कामाख्या की शुरुआत नहीं, बल्कि उसकी पौराणिक आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस जगह को लोकल कम्युनिटीज पहले से पवित्र मानती थी। वही जगह बाद में शाक्त ट्रेडिशन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। यानी पुरानी आस्था को बदला नहीं गया, उसे एक नया धार्मिक संदर्भ मिला। इसी वजह से कामाख्या की कहानी दो अलग नैरेटिव्स के बीच टकराती नहीं, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करती है। एक तरफ इंडिजिनस ट्रेडिशन है जो इस जगह को जन्म और सृजन की शक्ति से जोड़ती हैं, दूसरी तरफ पौराणिक ग्रंथ हैं जो इस जगह को देवी सती का सबसे पवित्र रूप से जोड़ते हैं। कामाख्या से जुड़ी एक और कहानी है, लेकिन इस बार केंद्र में देवी नहीं, कामदेव है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जब शिव गहरी तपस्या में थे, देवताओं ने कामदेव से उनकी तपस्या भंग करने को कहा। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, लेकिन शिव ने क्रोध में तीसरी नेत्र खोली और कामदेव भस्म हो गए। शरीर खत्म हो गया, लेकिन इच्छा, प्रेम और सृजन का तत्व नहीं। इसी के बाद कामदेव ने देवी की आराधना की और कालिका पुराण के मुताबिक उन्हें वही शक्ति मिली जहां आज कामाख्या स्थित है। अगर कामाख्या की कोई एक परंपरा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है तो वो है अंबुबाची मेला। हर साल जून के मध्य में कामाख्या मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है, क्योंकि परंपरा के मुताबिक इसी दौरान माँ कामाख्या रजस्वाला होती हैं। गर्भागृह की प्राकृतिक योनि शिला को लाल वस्त्र से ढक दिया जाता है और इन 3 दिनों में ना दर्शन होते हैं, ना रोज की पूजा। चौथे दिन मंदिर खुलने पर वही लाल वस्त्र अंगवस्त्र के रूप में भक्तों को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है।
पुराने समय में अंबुबाची के दौरान आसपास के इलाकों में खेती भी कुछ दिन के लिए रोक दी जाती थी। धरती को भी उसी तरह विश्राम दिया जाता था जैसे देवी को। आज भी अंडरग्राउंड स्प्रिंग के पानी में लाल रंग दिखे जाने की बात की जाती है, जिससे भक्त देवी की मेंस्ट्रुअल साइकिल से जोड़ते हैं। हालांकि एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन आज तक स्टैब्लिश नहीं हो पाया। इसी वजह से अंबुबाची मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं, फेथ, नेचर और ट्रेडिशन के संगम का यूनिक एग्जाम्पल बन जाता है। अगर आप इंटरनेट पर कामाख्या सर्च करें तो सबसे पहले ब्लैक मैजिक, अघोरी रिचुअल्स और डार्क सीक्रेट जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और तांत्रिक टेक्स्ट एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। कामाख्या को शाक्त तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध पीठों में माना जाता है। यहाँ तंत्र का मतलब जादू टोना या किसी पर कंट्रोल पाना नहीं था। संस्कृति में तंत्र का एक अर्थ है विस्तार, यानी कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक्सपेंशन। शाक्त फिलॉसफी में इसकी फाउंडेशन शक्ति पर टिकी है, वही शक्ति जो सृजन करती है, जीवन को चलाती है और प्रकृति के हर रूप में मौजूद मानी जाती है। इसी वजह से कामाख्या के गर्भगृह में पूजा के केंद्र किसी मूर्ति की बजाय योनि है। फेमिनाइन एनर्जी को छुपाया नहीं गया, उसे डिवाइन माना गया। यहाँ 10 महाविद्या की लगभग सभी देवियों के अलग अलग मंदिर भी हैं, जैसे काली, तारा, भैरवी और धूमावती। इसी वजह से शाक्त ट्रेडिशन में कामाख्या को एक कंप्लीट स्पिरिचुअल सर्किट भी माना जाता है। कामाख्या की हिस्ट्री सिर्फ बिलीफ तक ही सीमित नहीं है, इसने वक्त के साथ कई सियासी और ऐतिहासिक बदलाव भी देखे। 16वीं सेंचुरी में बंगाल सल्तनत के सेनापति कल्पाहार के हमलों के दौरान कामाख्या को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। बाद में कोच डायनेस्टी के राजा नारायण और उनके भाई चिलराय ने इसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी उठाई। आज जो मुख्य मंदिर नजर आता है उसका बड़ा हिस्सा इसी रिकंस्ट्रक्शन का नतीजा है। लेकिन सदियों के बदलाव के बाद भी गर्भगृह के अंदर वही प्राकृतिक योनि और उसके बीच से निकलता जल नहीं बदला। चाइनीज ट्रेवलर शुआंगज़ैंग, जिसे ह्योंगसांग भी कहते हैं, 7वीं सेंचुरी में कामरूपा आया था, जिससे पता चलता है कि उस दौर में भी कामरूपा एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस केंद्र था। अगर अब तक की पूरी कहानी एक साथ रखें तो कामाख्या किसी एक युग का ट्रेडिशन की देन नहीं लगती। खासी, रभा और कोच जैसी इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए ये जगह जन्म और फर्टिलिटी का प्रतीक है। फिर शाक्त ट्रेडिशन आ जाता है, जो इसी जगह को देवी सती के योनि भाग से जोड़कर शक्तिपीठ के रूप में देखता है। उसके बाद कामदेव की कहानी इसे क्रिएशन और डिजायर के कंसेप्ट से जोड़ देती है। और फिर अंबुबाची मेला, जो हर साल याद दिलाता है कि यहाँ मेंस्ट्रुएशन को कभी छिपाया नहीं गया, बल्कि क्रिएशन का हिस्सा मानकर सेलिब्रेट किया गया। इसी वजह से कामाख्या को किसी एक डेफिनेशन में बांधना मुश्किल है। न सिर्फ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, न सिर्फ शक्तिपीठ, न सिर्फ तंत्र का केंद्र, ये उन कम जगहों में से है जहाँ हिस्ट्री, माइथोलॉजी और इंडिजिनस बिलीव्स एक दूसरे के ऊपर लेयर होते गए, लेकिन किसी ने पहले वाले को पूरी तरह से मिटाया नहीं। शायद इसी कंटिन्यूटी की वजह से कामाख्या हजारों सालों बाद भी उतना ही रेलेवेंट लगता है, क्योंकि यहाँ आस्था सिर्फ बदली नहीं, इवॉल्व भी हुई। कामाख्या को लेकर आज भी डिबेट्स हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ माइथोलॉजी की नज़र से देखते हैं, कुछ सिर्फ हिस्ट्री की और कुछ सिर्फ तंत्र की। लेकिन जब इन तीनों को साथ रखा जाता है तब एक बात बहुत साफ नजर आती है। कामाख्या की सबसे बड़ी पहचान उसका रहस्य नहीं, उसकी सबसे बड़ी पहचान है सृजन। एक ऐसी जगह जहां धरती, स्त्री और जीवन को अलग अलग नहीं देखा गया, जहां मेंस्ट्रुएशन को इम्प्योरिटी नहीं, फर्टिलिटी का प्रतीक माना गया, जहां एक प्राकृतिक शिला हजारों सालों से पूजा का केंद्र बनी हुई है, और जहां अलग अलग समय की कहानियां एक दूसरे को मिटाती नहीं बल्कि पूरा करती हैं। इसीलिए कामाख्या को समझना सिर्फ एक मंदिर को समझना नहीं है, यह उस सोच को समझना है जो कहती है कि जीवन की शुरुआत ही सबसे पवित्र चीज़ है। शायद इसी वजह से कामाख्या की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। वो हर साल हर अंबुबाची के साथ एक बार फिर जी उठती है। भारत की हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं लिखी, वो आज भी हमारे मंदिरों, परंपराओं और कहानियों में जिंदा है। और उन्हीं कहानियों को रिसर्च के साथ समझने के लिए एपिक भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगली वीडियो में मिलते हैं भारत की किसी एक और कहानी के साथ जिसे जानना हम सब के लिए ज़रूरी है।